टॉप अप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे फिटर सेमेस्टर 3 मॉडल पेपर है, उसको देखेंगे। उसकी जो क्वेश्चन सीरीज है उसको फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, विच स्पेशल फाइल इज़ यूज फॉर नैरो वर्क के लिए। तो नैरो यानी छोटे स्लॉट के लिए हम प्रयोग करते हैं, वो फाइल करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पिलर फाइल का प्रयोग करते हैं, स्क्वायर फाइल का प्रयोग करते हैं, ड्रेड नोट फाइल का करते हैं, या स्विस पैटर्न फाइल का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फिलर फाइल का प्रयोग हम करते हैं, और स्क्वायर फाइल का प्रयोग हम किसी भी स्क्वायर में यानी किसी भी जॉब को स्क्वायर फाइलिंग करने के लिए हम स्क्वायर फाइल का प्रयोग करते हैं। और ड्रेड नोट फाइल एंड स्विस पैटर्न फाइल एंड पिलर फाइल ये हमारी स्पेशल फाइल के अंतर्गत आती है। एक होती है रोटरी फाइल होती है, रोटरी फाइल। रोटरी फाइल का प्रयोग हम डाई सिंकिंग एंड डाई मेकर के द्वारा करते हैं। रोटरी फाइल है वो मशीन के अंदर फिट करके उसको किया जाता है, और ये राउंड में होती है, ऊपर से उसका शेप राउंड होता है, स्क्वायर होता है, ऐसे शेप में बनी होती है। और इसको रोटरी फाइल है वो एक मशीन के अंदर फिट करके, या ड्रिलिंग मशीन हो गई जैसे, उसके अंदर फिट करके फिर मशीनिंग प्रोसेस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लोटेड केसल नट में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए, अच्छी दिखावट के लिए, नट का वजन कम करने के लिए, आसान से हटाने और फिट करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए हम स्लॉटेड केसल नट का प्रयोग करते हैं। और जो केसल नट होता है वह दो भागों में बना होता है। इसके अंदर जो निचला भाग होता है वह हेक्सागोनल ही होता है, वह हमारा हेक्सागोनल होता है। एंड ऊपर का भाग होता है जो जिसमें स्लॉट कटे होते हैं वह सिलेंड्रिकल होता है। नेक्स्ट इसके अंदर क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, इस लिमिट गेज का नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है प्लेन रिंग गेज है, टेपर प्लग गेज है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज है, एंड डबल एंडेड प्लग गेज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा प्रोग्रेसिव प्लग गेज। वह प्लग गेज जिसमें गो और नो गो एक ही साइड पर होते हैं। जैसे ये एक ही साइड पर है प्लग गेज, गो यहाँ पर गो है और ये नो गो है। गो साइड का प्रयोग हम करते हैं जिसके अंदर हमारी जो न्यूनतम लिमिट के बराबर होगा वो गो साइड होगी, और ये गो साइड है वो होल के अंदर प्रवेश करेगा। एंड नो गो साइड है वो होल के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। नो गो होती है वह हमारी होल की अपर लिमिट होती है, अपर लिमिट के बराबर होती है नो गो साइज। प्लेन रिंग गेज का प्रयोग हम बाहरी सिलेंड्रिकल जॉब को चेक करने के लिए करते हैं, और प्लेन रिंग गेज में ये राउंडनेस को चेक नहीं करता है। इसके अंदर एक होता है कि ये राउंडनेस को चेक नहीं करता है, केवल सिलेंड्रिकल को चेक करता है। यानी उसकी जो राउंडनेस है यानी गोलापन है उसको चेक नहीं करता है, ये थोड़ा ध्यान में रखना है दोस्तों। और नेक्स्ट इसके अंदर है टेपर प्लग गेज। टेपर प्लग गेज का प्रयोग हम टेपर सुराखों को जांचने के लिए हम टेपर प्लग गेज का प्रयोग करते हैं। और डबल एंडेड प्लग गेज होता है, इसके अंदर दो एंडेड पर, यानी एक यहाँ इधर गो हो गया और इधर होगा वो नो गो होगा। गो हमेशा ही होता है वो इससे बड़ा होता है, यानी इसकी जो साइज़ होती है वो प्लग गेज के अंतर्गत वो बड़ी होती है। एंड रिंग गेज में भी यही होता है, गो साइड है वो बड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, इसमें दिया हुआ है इस गेज का नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है रिंग गेज है, प्लग गेज है, टेपर रिंग गेज है, या टेपर प्लग गेज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये होगा प्लेन रिंग गेज दर्शाई गई है। ये रिंग गेज का प्रयोग हम बाहरी एक्सटर्नल जॉब की चेकिंग करने के लिए हम, यानी बेलनाकार जॉब है उसकी चेकिंग करने के लिए हम रिंग गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, इसमें दिया हुआ है मिलान वाले भागों के बीच गैप की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। विच गेज इज यूज टू चेक द गैप बिटवीन द मेटिंग पार्ट, यानी टू मेटिंग पार्ट के बीच गैप को चेक करने के लिए हम किस गेज का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है स्लिप गेज का करते हैं, सेकंड ऑप्शन है प्लग गेज का करते हैं, थर्ड ऑप्शन है फिलर गेज का करते हैं, एंड फोर्थ ऑप्शन है वो है रेडियस गेज का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फिलर गेज। टू मेटिंग पार्ट की गैप चेक करने के लिए हम फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। एंड स्लिप गेज है ये हमारी 112 पीस के अंतर्गत होता है। और स्लिप गेज का प्रयोग हम साइन बार के साथ करते हैं, एंगल की मेजरमेंट करने के लिए हम स्लिप गेज का प्रयोग करते हैं। और स्लिप गेज को जोड़ने के लिए जो प्रोसेस करते हैं वह होती है रिंगिंग प्रोसेस होती है। रिंगिंग प्रोसेस करते हैं, इसके साथ जोड़ते हैं। और स्लिप गेज से रिंगिंग प्रक्रिया है वो बड़े स्लिप गेज से करते हैं। सबसे बड़े स्लिप गेज होता है उससे रिंगिंग स्टार्ट करते हैं।
और इसके अंदर रेडियस गेज है। रेडियस गेज का प्रयोग हम इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस को चेक करने के लिए हम रेडियस गेज का प्रयोग करते हैं। एंड प्लग गेज का प्रयोग होल का इंटरनल डायमीटर चेक करने के लिए हम प्लग गेज का प्रयोग करते हैं। ये एक्चुअल मेजर नहीं करता है, ये केवल चेकिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, इसमें दिया हुआ है स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है मोम का करते हैं, मिट्टी का तेल का करते हैं, या घुलनशील तेल का करते हैं, या कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा, हम स्लिप गेज को साफ करने के लिए प्रयोग करते हैं वो कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। जिससे कि स्लिप गेज है उसको हम अगर काम में लेने के बाद उसको रखते हैं तो उसके अंदर हम मोम का प्रयोग करते हैं, वैक्स लगाते हैं, और उसके बाद उसको उसके अंदर मोम का प्रयोग हम इसलिए करते हैं ताकि उसके ऊपर कोरोजन है जंग से बचाने के लिए हम स्लिप गेज को ऊपर मोम की करते हैं, और उसको पुनः प्रयोग में लाने के लिए हम उसको साफ करते हैं, और उसको साफ करने के लिए हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, इसमें दिया हुआ है किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट से धोना चाहिए। तो लैपिंग प्लेट को हम चार्ज करने के बाद धोते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वो तेल से धोते हैं, मिट्टी के तेल से धोते हैं, कूलेंट तेल से धोते हैं, या पेट्रोलियम जेली से धोते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा मिट्टी के तेल से हम लैपिंग प्लेट को धोते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, इसमें दिया हुआ है स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ऑयल का करते हैं, मोम का करते हैं, मिट्टी के तेल का करते हैं, एंड पेट्रोलियम जेली का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए हम पेट्रोलियम जेली का प्रयोग करते हैं। मोम का हम उसके अंदर केवल उसको ऊपरी सतह को लगा सकते हैं एक बार, जिससे कि उसको टच करने पर वो है, और उसके बाद उसके रिंगिंग शुरू करते हैं। रिंगिंग शुरू करने से पहले हम उसको साफ करना चाहिए, वो रिंगिंग शुरू करने से पहले उसको साफ कर लेना चाहिए कार्बन टेट्राक्लोराइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 9 नंबर का, इसमें दिया हुआ है विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज की निर्माण की प्रक्रिया क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है सबसे बड़े स्लिप गेज के साथ रिंगिंग शुरू करें। सेकंड है ब्लॉक की अधिकतम संख्या, ग्रेड 0 एक्यूरेंसी के साथ निर्मित और छोटी स्लिप गेज से रिंगिंग शुरू करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, इसमें दिया हुआ है इस गेज का नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें प्लेन स्नैप गेज है, थ्रेड स्नैप गेज है, या थ्रेड पिच गेज है, या एडजस्टेबल स्नैप गेज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा एडजस्टेबल स्नैप गेज दर्शाया गया है इसके अंदर, यहाँ पर ये एडजस्टेबल लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस फिनिशिंग प्रक्रिया में डायमेंशन एक्यूरेंसी की हाई डिग्री प्राप्त होती है। विच फिनिशिंग प्रोसेस, कौन सी फिनिशिंग प्रोसेस है ए हाई डिग्री ऑफ डायमेंशन एक्यूरेंसी, जिसकी फिनिशिंग की एक्यूरेंसी है वो सबसे उच्च होती है। फर्स्ट ऑप्शन है फाइलिंग है, सेकंड है टर्निंग है, ग्राइंडिंग है, या लेपिंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा लेपिंग। लेपिंग में सबसे ज़्यादा फिनिशिंग होती है, और उसके बाद आता है उसके बाद होती है होनिंग। होनिंग के अंदर लेपिंग के बाद फिनिशिंग आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेपिंग का प्रयोग हम करते हैं वो बाहरी एक्सटर्नल प्लेट पर हम लेपिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं, और होनिंग होनिंग हम इंटरनल होल की इंटरनल होल को फिनिश करने के लिए हम होनिंग का प्रयोग करते हैं। और होनिंग जो होता है होनिंग एक होनिंग स्टिक आती है, होनिंग स्टिक से हम होनिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अपघर्षक का उपयोग नरम इस्पात और एलोहे धातुओं की लेपिंग के लिए किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है सिलिकॉन कार्बाइड का करते हैं, डायमंड हीरे का करते हैं, बोरोन कार्बाइड का करते हैं, या फ्यूज्ड एल्यूमिनियम का करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हम नरम इस्पात और एलोहे धातु की लेपिंग के लिए हम करते हैं फ्यूज्ड एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं, एंड सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं हम हार्ड स्टील एंड कास्ट आयरन के लिए हम सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं, एंड डायमंड का प्रयोग हम सिरेमिक के लिए, एंड टंगस्टन कार्बाइड की लेपिंग करने के लिए हम सिरेमिक डायमंड का प्रयोग करते हैं, और बोरोन कार्बाइड का हम गेजों की लेपिंग करने के लिए हम बोरोन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं गेजों की लेपिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, इसमें दिया हुआ है लेपिंग प्लेट की सतह पर ग्रूव क्यों प्रदान किए जाते हैं। जो हमारा जो लेप होता है उसके अंदर एक ग्रूव होता है जो ऐसे ग्रूव कटे होते हैं, और ये हमारा लेप हो गया मान लो, इसके अंदर ग्रूव होता है ऐसे, और एक होता है वो ऐसे होती है, एक स्लिट कटी होती है।
इन गुरुओं का उद्देश्य क्या होता है? इन गुरुओं का उद्देश्य होता है अपघर्षण को बनाए रखने के लिए हम गुरु प्रयोग किए जाते हैं। एंड स्लिट होती है ये, यहाँ पर इस स्लिट का प्रयोग क्या है? स्लिट का प्रयोग हम विस्तार करने के लिए या उसको कम करने के लिए हम स्लिट का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन में है, विस्तार की अनुमति देने के लिए। तो विस्तार की अनुमति देने के लिए हम स्लिट का प्रयोग करते हैं। और क्लियरेंस प्रदान करने के लिए, अपघर्षण को बनाए रखने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा अपघर्षण को बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, इसमें दिया हुआ है सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है नाइट राइडिंग है, पेक कार्बोराइजिंग है, फ्लेम हार्डनिंग है या इंडक्शन हार्डनिंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये दर्शाया गया हमारे को पेक कार्बोराइजिंग दर्शाया गया है। पेक कार्बोराइजिंग हम कब करते हैं? पेक कार्बोराइजिंग जब किसी मटेरियल के अंतर्गत 0.15% से कम कार्बन होता है तो उसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाने के लिए हम पेक कार्बोराइजिंग का प्रयोग करते हैं। और पेक कार्बोराइजिंग हम एक बक्से है, बक्से के अंदर कार्बन है, चारकोल है और सभी जो मटेरियल है, लकड़ी का बुरादा है, इनको डालकर और इसको अंदर वर्क पीस रखकर इसको गर्म करते हैं। और इसके अंदर जो गर्म करने के बाद है इसको, ये जो उसके अंदर जो गैस बनती है वो गैस होती है वो प्रवेश करती है इसके अंदर, हमारा जो पार्ट है उसके अंदर। और उसके अंदर प्रवेश करने के बाद कार्बन की मात्रा है वो पार्ट में बढ़ जाती है। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है फ्लेम हार्डनिंग एंड इंडक्शन हार्डनिंग। फ्लेम हार्डनिंग और इंडक्शन हार्डनिंग है ये, एंड नाइट्राइडिंग एंड साइनाइडिंग, ये हमारी है केस हार्डनिंग की प्रक्रियाएँ हैं। फ्लेम हार्डनिंग है, हम एक फ्लेम होती है जैसे ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का प्रयोग करते हैं, उसके अंदर हम या न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग करते हैं। फ्लेम आगे कोई पार्ट है, आगे जो पार्ट है उसके अंदर हम फ्लेम से उसको गर्म करते हैं और पीछे उसके अंदर पानी के द्वारा उसको ठंडा करते रहते हैं। तो फ्लेम हार्डनिंग उसमें होती है। और ये हमारा जो पार्ट होता है, किसी भी पार्ट है वो 15 mm से 20 mm तक उसकी जो सरफेस प्लेट होती है, वह प्लेट की जो सरफेस होती है उसको गर्म किया जाता है, जिससे उसके अंदर जो हार्डनेस की मात्रा है वो सरफेस पर बन जाती है। और इसके जो अंदर का जो पार्ट होता है, किसी प्लेट है, उस प्लेट के अंदर का जो पार्ट होता है उसके अंदर हमारी जो स्टील होती है, स्टील की जो संरचना होती है वो मुलायम रहती है स्टील। और इसके अंदर फिर है इंडक्शन हार्डनिंग। इंडक्शन हार्डनिंग के अंतर्गत हम एक जो हमारा जो कोई भी जॉब है उसके ऊपर हम कॉइल यानी कि तार को लपेट देते हैं और उसके बाद उसके ऊपर कॉइल को लपेट कर उस पर इलेक्ट्रिक है वो धारा को प्रवाहित किया जाता है और फिर ठंडा किया जाता है। तो इसके अंदर ये इंडक्शन हार्डनिंग के अंदर हमारे को फ्री स्केल सरफेस प्राप्त होती है। और नाइट्राइडिंग एंड साइनाइडिंग है, नाइट्राइडिंग एंड साइनाइडिंग है, ये केस हार्डनिंग की दो प्रक्रिया हैं। इसके अंदर नाइट्राइडिंग में अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है, अमोनिया गैस को छोड़ा दे अमोनिया गैस है इसको छोड़ा जाता है। इसका जो टेम्परेचर होता है वो 550 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी कि स्टील को 550 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके उसके बाद अमोनिया गैस है उसको प्रवाहित किया जाता है, जिससे वो अमोनिया ऑक्साइड का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, इसमें दिया हुआ है ये सरफेस हार्डनिंग की विधि है। तो ये हमारे को इंडक्शन हार्डनिंग दर्शाई गई है, ये कॉइल हो गया इसके अंदर। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन हो गया, ये कॉइल है और उसके बाद इसको ऊपर से बाद में ठंडा किया जाता है पानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, इसमें दिया गया है 400 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने के लिए किया गया ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया है। व्हाट इज द नेम ऑफ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस फॉर रिचीटिंग द हार्ड एंड स्टील टू द टेम्परेचर बिलो 400 डिग्री सेंटीग्रेड फॉलोड बाई कूलिंग, यानी उसके बाद गर्म करके ठंडा किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर एनीलिंग है, हार्डनिंग है, टेम्परिंग है एंड नॉर्मलाइजिंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा टेम्परिंग। हम 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परिंग करते हैं। एंड हार्डनिंग है, स्टील की कार्बन प्रतिशत मात्रा के अनुसार उसको हमारा जो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, हार्डनिंग हम 1.7% कार्बन मात्रा होती है वहाँ तक हम हार्डनिंग कर सकते हैं। हार्डनिंग के अंतर्गत हमारी मेटल है उसको कटिंग
करने की क्षमता यानी हार्ड बनाया जाता है, जिससे कि एक से दूसरे स्टील को काट सकें। एनिलिंग में हम मशीनेबिलिटी को सुधार करने के लिए और जॉब में अनिल करने की यानी उसके ऊपर किसी भी मशीनिंग प्रक्रिया करने के लिए हम एनिलिंग करते हैं। और टेम्परिंग है हार्ड और ब्रिटल हुए मटेरियल को उसमें टफनेस का गुण बढ़ाने के लिए हम टेम्परिंग करते हैं। एंड नॉर्मलाइजिंग है, नॉर्मलाइजिंग के अंतर्गत हम स्टील को नॉर्मल अवस्था में लाए जाते हैं। स्टील की विकृति स्ट्रेस व स्ट्रेन को दूर करने के लिए, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को दूर करने के लिए हम नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, इसमें दिया हुआ है स्टील में टेम्परिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है काटने की क्षमता जोड़ने के लिए, स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करने के लिए, ग्रेन संरचना को परिष्कृत करने के लिए, एंड है कठोरता और टफनेस को रेगुलर करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा कठोरता और टफनेस को रेगुलर करने के लिए। और ग्रेन साइज को स्ट्रक्चर है स्ट्रेस व स्ट्रेन को दूर करने के लिए हम प्रयोग करते हैं वो नॉर्मलाइजिंग करते हैं। एंड ग्रेन संरचना को परिष्कृत रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर, ग्रेन स्ट्रक्चर को रिफाइन करने के लिए हम एनिलिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है स्टील में एनिलिंग का उद्देश्य है काटने की क्षमता जोड़ने के लिए हम हार्डनेस प्रोसेस करते हैं, और घिसने के प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए इसमें भी हम हार्डनेस करते हैं, घिसाव प्रतिरोधी, आंतरिक स्ट्रेस को दूर करने के लिए, एंड स्टील की ग्रेन स्ट्रक्चर को परिष्कृत करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंतरिक स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर मशीनेबिलिटी को सुधार करने के बाद में इसके अंदर जो आता है वो आंतरिक स्ट्रेसों को दूर करने के लिए दिया गया है। तो इसका जो हम करेक्ट आंसर है वो ये मानेंगे, ना कि स्टील की ग्रेन स्ट्रक्चर को परिष्कृत करने के लिए। स्ट्रक्चर को परिवर्तन करने के लिए हम जो प्रयोग करते हैं वह नॉर्मलाइजिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस की का नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है शंख की है, फेदर की है, फ्लैट शेडल की है, या होलो शेडल की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फेदर की होती है। वह हमारी दो प्रकार की होती है, एक होती है शंख की होती है और एक शेडल की होती है। शंख की में हब और शाफ्ट दोनों में कीवे कटा होता है, और शेडल की में केवल हब में कीवे कटा होता है, शाफ्ट पर कोई भी कीवे नहीं कटा होता है। और शेडल की होती है वो शेडल की हमारी दो दी गई है, फ्लैट शेडल की एंड होलो शेडल की। एंड शंख की होती है वह होती है हमारी वुडरफ की होती है, फेदर की होती है, जी बेड की होती है। ये अलग अलग प्रकार की दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, इसमें दिया हुआ है कुंजी का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ की का। टॉर्क को संचारित करने के लिए होता है, असेंबली के कार्य के लिए होती है, असेंबली भाग को लॉक करने के लिए होती है, मिलने वाले भाग के बीच कलनेस प्रदान करना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा टॉर्क को संचारित करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, इसमें दिया हुआ है कीवे टेपर का अनुपात क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है 1:19 होता है, 1:20 होता है, 1:50 होता है, एंड 1:100 होता है। की का जो टेपर अनुपात होता है वो होता है 1:100। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, इसमें दिया है इस की का नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारी जो की दर्शाई गई है यहाँ से पैरेलल है, यहाँ से थोड़ी टेपर में है। तो ये जो की है वो है टेपर संघ की है, फ्लैट शेडल की है, पैरेलल संघ की है, या होलो शेडल की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा टेपर संघ की है। इसका जो करेक्ट आंसर वो ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, इसमें दिया गया है कठोर या भंगुर सामग्री पर स्वतः टेपिंग के लिए किस प्रकार के मेटल स्क्रू का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है सेल्फ पियर्सिंग का, थ्रेड कटिंग का, थ्रेड फॉर्मिंग का, हैमर ड्रिवन स्क्रू का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा थ्रेड कटिंग का हम प्रयोग करते हैं। सेल्फ पियर्सिंग में इसके अंदर जो होती है वो थ्रेड कटी हुई होती है, यह केवल सीधा होल के अंदर फिट होता है। एंड थ्रेड कटिंग के अंतर्गत होता है थ्रेड का निर्माण स्वतः करता है। एंड थ्रेड फॉर्मिंग का प्रयोग हम सॉफ्ट मटेरियल पर थ्रेड की फॉर्म को करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। और उसके बाद है हैमर ड्रिवन स्क्रू होता है, इसके अंदर हम हैमर से चोट मारकर उसको स्क्रू को है वो उसके अंदर जॉब के अंदर प्रवेश करते हैं, जिससे कि हमारी जो मशीनरी है वो उसके बाद फिट हो जाए और वो मशीन है उसके ऊपर ढीला ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का, इसमें दिया हुआ है विंगनेट का उपयोग कहाँ किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है कांच निर्माण कार्य में,
कोर्स निर्माण कार्य में भारी क्षमता वाले असेंबली कार्य में ढीला और कस को रिंच के बिना होता है सजावटी उपस्थिति प्रदान करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा, हम रैपिडली उसको खोलने व कसने के लिए हम रेंच का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का, इसमें दिया हुआ है इस गेज का नाम क्या है। ऑप्शन इसमें दर्शाया हुआ है पिच गेज है, एंगल गेज है, फिलर गेज है एंड रेडियस गेज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हमारे को रेडियस गेज दर्शाया गया है। फिलर गेज का प्रयोग हम टू मेटिंग पार्ट के बीच गैप चेक करने के लिए फिलर गेज का, एंगल गेज के अंदर एंगल को चेक करने के लिए करते हैं। एंड पिच गेज स्क्रू पिच गेज होता है, स्क्रू की पिच को चेक करने के लिए हम स्क्रू पिच गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, इसमें दिया हुआ है बाहरी चूड़ी की सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। विच गेज इज यूज टू चेक द एक्यूरेंसी ऑफ ए एक्सटर्नल थ्रेड। एक्सटर्नल थ्रेड की जांच करने के लिए हम प्रयोग करते हैं स्नैप गेज का प्रयोग करते हैं, थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग करते हैं, थ्रेड प्लग गेज का प्रयोग करते हैं या सेंटर गेज का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग हम एक्सटर्नल चूड़ी को जांच करने के लिए थ्रेड रिंग गेज एंड इंटरनल थ्रेड को चेक करने के लिए हम थ्रेड प्लग गेज का प्रयोग करते हैं। एंड सेंटर गेज का प्रयोग हम लेथ मशीन पर टूल को सेट करने के लिए हम सेंटर गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, इसमें दिया हुआ है बाहरी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर ये हमारे को दर्शाया गया है, ये हमारा इसके अंदर ये टूल है, इसके अंदर ये स्लिप गेज दर्शाए गए हैं। तो फर्स्ट है वर्नियर कैलिपर है, आउटसाइड कैलिपर है, पैरेलल लेग है या इसके अंदर है स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़े की जोड़ी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, इसमें दिया गया है ये स्लिप गेज ए की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसके अंदर ये दर्शाया गया है जो स्लिप गेज होता है, तो इसके अंदर ये कर्ण हो गया, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो हमारा जो ये साइन बार है और ये स्लिप गेज है, तो स्लिप गेज की ऊंचाई हमारे को दर्शाना है, साइन बार की लंबाई दर्शाई गई है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री के आधार पर कार्य करता है, तो इसके अंदर लंब अपॉन कर्ण होता है वो होता है साइन थीटा होता है बराबर लंब अपॉन कर्ण होता है। तो इसके अंदर साइन जो हमारा कर्ण है वो 200 mm दिया गया है, ये 200 mm अपॉन लंब हमारे को ये जो है ये ज्ञात करना है। और इसके अंदर जो ये जो साइन 25 डिग्री का मान है, ये साइन 25 डिग्री का मान दर्शाया गया है इसके अंदर 0.4226। तो इसको जब इसके अंदर नीचे एक मान लेंगे और इसको वज्र गुणा करेंगे तो ये आएगा ये आएगा 84.52 के लगभग आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 84.52। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, इसमें दिया हुआ है फिलर गेज के कितने सेट होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1 और 2 होते हैं, 2 3 4 होते हैं, 1 2 3 4 5 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी ऑप्शन, 4 सेट में उपलब्ध होते हैं, 1 2 3 4 में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है रेडियस और फिलर गेज बनाने के लिए किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है टूल स्टील का, कठोर इस्पात का, उच्च कार्बन इस्पात या मध्यम कार्बन इस्पात। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हार्ड एंड स्टील शीट का प्रयोग करते हैं हम। तो दोस्तों आज की हमारी ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि हमारी आगे की जो नोटिफिकेशन है वो आती रहें, और अपने दोस्तों को शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।